आप लोग का इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 12 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 15। पृष्ठ क्रमांक 15 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पृष्ठ क्रमांक 15 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं? ठंडे प्रदेशों में नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं? क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठंडे प्रदेशों में ठंड के दिनों में जब जल का ताप 0 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तब नदी तालाब व झीलों का जल बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। ठंडे प्रदेशों में ठंड के दिनों में जब जल का ताप 0 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तब नदी तालाब व झीलों का जल बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने के कारण वह जल की सतह पर तैरने लगती हैं और सतह को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं। बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह अंदर के ताप को बाहर निकलने नहीं देती और संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता। ऐसे में सतह का ताप 0 अंश सेल्सियस होता है, तो सतह के नीचे का ताप 0 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। क्या होता है, जो बर्फ है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और अंदर के ताप को क्या करता है, वो बाहर निकलने नहीं देते। ठीक है, जिसके कारण जो संपूर्ण जल है वो बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता और ऐसे सतह पर क्या हो जाते हैं, जो ताप है वो 0 अंश सेल्सियस होता है, तो सतह के नीचे का जो ताप क्या हो जाता है, 0 अंश सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इसलिए जो होता है, ठंडे प्रदेशों में नदी तालाब और झीलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, जल के जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ जल के ऊपर तैरती है, कारण स्पष्ट कीजिए। जब वायुमंडल का ताप 0 अंश सेल्सियस से कम हो जाता है, तब जल बर्फ के रूप में जमने लगता है। चूंकि बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होता है, अतः बर्फ जल की सतह पर तैरने लगता है। जब वायुमंडल का ताप क्या हो जाता है, 0 अंश सेल्सियस से कम हो जाता है। वायुमंडल को जो ताप है वो 0 अंश सेल्सियस से कम हो जाता है, तो जो जल है वो क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में जमने लगता है और उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है और आयतन अधिक हो जाता है। इसी कारण जो बर्फ है वो जल की सतह पर तैरने लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे? कठोर और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे? कठोर जल, जिस जल में साबुन का झाग जल्दी नहीं बनता उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, जिस जल में क्या होता है, साबुन का झाग जल्दी नहीं उत्पन्न होता उसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। जिस जल में क्या होता है, साबुन का झाग जल्दी से उत्पन्न नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं, इसके कारण वो मतलब उसमें साबुन के झाग जल्दी उत्पन्न नहीं होते। दूसरा है मृदु जल, जिस जल में क्या होते हैं, साबुन के झाग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं उसको हम मृदु जल कहते हैं। ठीक है, जिस जल में साबुन का झाग जल्दी बनता है उसे हम मृदु जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल दो गैसों से मिलकर बना है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल दो गैसों से मिलकर बना है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री, चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल, चाकू, 2 छिद्र वाला रबड़, कार्क स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन की 2 छड़े, 2 परख नलियां, बैटरी, 6 वोल्ट का माचिस। चित्र आप लोग का पृष्ठ क्रमांक 14 में दिया है, जल का विद्युत अपघटन। पृष्ठ क्रमांक 14 में क्या दिया है, जल का चित्र 2.4। पृष्ठ क्रमांक 14 में चित्र 2.4 दिया है, जल का विद्युत अपघटन। वो उसमें चौथा वाले उत्तर में आप लोग को बनाना है। ठीक है, आप लोग को पृष्ठ क्रमांक 14 में चित्र 2.4 दिया है, जल का विद्युत अपघटन वाले चित्र बनाना है प्रश्न 4 में। ठीक है,
अब है पृष्ठ क्रमांक 18। पृष्ठ क्रमांक 18 में आप लोग का फिर दिया है इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 18 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं? जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं? जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है जल प्रदूषण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला मनुष्य, दूसरा पशु एवं अन्य जंतु, तीसरा उद्योग धंधे, चौथा है कृषि अपशिष्ट पदार्थ, पांचवा है रासायनिक पदार्थ। पहला है मनुष्य, दूसरा पशु एवं अन्य जंतु, तीसरा है उद्योग धंधे, चौथा है कृषि अपशिष्ट पदार्थ, पांचवा है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय। जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय निम्न हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय निम्न है। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। ठीक है, दूसरा है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाही जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। दूसरा है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाही जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा है हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रण उपयोग किया जाए, उनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, उनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा है मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की शक अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय को करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है। हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण जल स्रोतों जैसे तालाब, कुओं आदि की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। यह भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती हैं। अतः सुखद भविष्य के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, तो वर्तमान में जो बढ़ते औद्योगिकीकरण जो है वो लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण क्या होता है, जल स्रोत जैसे कि तालाब, कुआं की संख्या में लगातार क्या हो रही है, कमी होते जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण भी बन सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमको जल का उपयोग सीमित मात्रा में करनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती होती है। ये हो गया आप लोग का। इनके उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गया। पृष्ठ क्रमांक 18 में इनके उत्तर दीजिए दिया था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 18 में ही अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। पृष्ठ क्रमांक 18 में अभ्यास का प्रश्न दिया है। तो पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभ्यास के प्रश्न में पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला है बर्फ जल की सतह पर तैरती क्यों है? पहला है बर्फ जो है वो जल की सतह पर तैरती क्यों है? तो बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व जल के बराबर होता है,
ग है बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, और घ है बर्फ में हवा के बुलबुले पाए जाते हैं। तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है, इस कारण जो बर्फ है वो जल की सतह पर तैरती हैं। बर्फ का इसका उत्तर हो जाएगा बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ग वाला, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। दूसरा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। पहला मात्रा के अनुसार, दूसरा आयतन के अनुसार, तीसरा है घनत्व के अनुसार, चौथा है मात्रा तथा आयतन दोनों के अनुसार। तो किसके अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयतन के अनुसार। इसका उत्तर हो जाएगा आयतन के अनुसार। जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 होता है। ठीक है। तीसरा है जल चक्र है। तीसरा क्वेश्चन है जल चक्र है वाष्पन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया। ग है वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया। घ है तो तीसरा क्वेश्चन है जल चक्र है का वाष्पन की प्रक्रिया, घ संघनन की प्रक्रिया, ग वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया, और घ है द्रवण की प्रक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया है। जल चक्र क्या है? वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया। ठीक है। चौथा है आसुत जल है। चौथा आसुत जल है समुद्री जल, घ वर्षा जल, ग भूमिगत जल, और घ नल का जल। तो वर्षा जल क्या है? आसुत जल है। वर्षा जल ही क्या है? आसुत जल है। अब है सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जल एक खाली स्थान विलायक है। पहला जल एक खाली स्थान विलायक है। तो जल क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। ख है खाली स्थान गैस जल में खाली स्थान गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। खाली स्थान गैस जल में खाली स्थान गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। तो पहला वाला खाली स्थान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा वाले खाली स्थान में आएगा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल में ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। तीसरा है जल में कठोरता उसमें घुले खाली स्थान तथा खाली स्थान के कारण होती है। जल में कठोरता उसमें घुले खाली स्थान तथा खाली स्थान के कारण होती हैं। ठीक है। तो पहले खाली स्थान में आएगा कैल्शियम, और दूसरा खाली स्थान में आएगा मैग्नीशियम। पहले खाली स्थान में आएगा कैल्शियम, और दूसरा खाली स्थान में मैग्नीशियम। चौथा खाली स्थान है आसुत जल विद्युत का खाली स्थान होता है। चौथा खाली स्थान है आसुत जल विद्युत का खाली स्थान होता है। तो आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। तो चौथा खाली स्थान में आ जाएगा कुचालक। पांचवा है जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न खाली स्थान गैस जलने पर पंप की आवाज उत्पन्न करती है। जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न खाली स्थान गैस जलने पर पंप की आवाज उत्पन्न करती है। तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो खाली स्थान में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार पहले खाली स्थान में आएगा सार्वत्रिक, दूसरा खाली स्थान के पहले में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा में आएगा ऑक्सीजन। तीसरा खाली स्थान के पहले में आएगा कैल्शियम, और दूसरा खाली स्थान में आएगा मैग्नीशियम। चौथा खाली स्थान में आएगा कुचालक, और पांचवा खाली स्थान में आएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन है दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही कर लिखिए। तीसरा है दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही कर लिखिए। ठीक है।